हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में अपन ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस की बात करी थी। आज अपन बात करेंगे डायमेंशंस, कुछ कांस्टेंट्स के बारे में। कुछ कांस्टेंट्स के डायमेंशंस फाइंड करेंगे। जैसे अगर बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसकी बात करी जाए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है म्यू, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वी। सी अपॉन वी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, ठीक है। अच्छा, अब स्पीड, किसकी स्पीड की बात हो रही है? लाइट। कोई किसी भी चीज की स्पीड की अगर बात हो रही है तो स्पीड की यूनिट तो मीटर पर सेकेंड ही रहती है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनकी तो यूनिट्स ही कट गई, यानी कि ये हुआ एल अपॉन टी। एल अपॉन टी कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ही हट गया। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है उसका आंसर हुआ m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, यानी कि इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो अपन बोलेंगे कि इट इज अ डायमेंशनलेस, इट इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। मास, लेंथ, टाइम, ये किसी भी चीज में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना तो इसका मास है, ना इसकी कोई लेंथ है, और ना इसका कोई टाइम ड्यूरेशन है। सेकंड बात करें अगर अपन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जिसका सिंबल होता है कैपिटल जी। ये कैसे आता है? देखो, इसका फॉर्मूला होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आप लोग जूनियर क्लासेस में ही पढ़ लेते हैं। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये एक नया फॉर्मूला बन जाता है। अब इस फॉर्मूले में कितनी चीजें हैं? 4 चीजें। मैं चारों की क्या करता हूं? SI यूनिट की बात करता हूं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, कैपिटल G इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज। फोर्स का SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, और मास का यूनिट किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम, ठीक है। यही आएगा। तो अब अगर इसको आगे सॉल्व करें तो एक एक किलोग्राम कट गया, सेकेंड का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ऊपर हो गया मीटर का क्यूब यानी कि L का क्यूब। यहां नीचे किलोग्राम यानी कि मास, और सेकंड का स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर। यही बनेगा। देखो, फोर्स की यूनिट आ गई, डिस्टेंस की आ गई, और दोनों मासेस की यूनिट आ गई। अब आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो आपका आंसर क्या बनेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। ये इसके डायमेंशंस है। थर्ड, अब बात करी जाए जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट की। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल होता है स्मॉल h, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी या फिर बोले वर्क डन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये अपन ने सबसे पहले इन सबके फॉर्मूलेज लिखे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, बेसिक फॉर्मूला होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। अब आप इसको ऊपर शिफ्ट कर दो तो F इंटू एस इंटू टी, ये बड़ा इजी फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स की SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, S यानी कि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड इस सेकेंड से कट गया, स्क्वायर था क्योंकि नीचे। तो किलोग्राम के लिए बोलोगे मास, 2 m है तो बोलेंगे L स्क्वायर, और अपॉन में T है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुई? m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -1। तो ये दोनों भी अपने कांस्टेंट्स हैं, लेकिन ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, यानी कि ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। क्लियर? इजी है यहां तक, है ना? कॉपी करो। अब बात करते हैं अपन कि अपन जो इतनी देर से डायमेंशंस के बारे में बातें कर रहे हैं,
इसका एक्चुअल में फिजिक्स में क्या यूज है, इससे क्या फायदा हुआ अपने को। इसका सबसे पहला सबसे कॉमन यूज किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करना, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। जैसे आपने बहुत सारी फिजिकल इक्वेशंस पढ़ी फिजिक्स में, जैसे मोशन में होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। जैसे अपने फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू m इंटू ए। ऐसी कई सारी फिजिक्स में इक्वेशंस फॉर्मूलेज होते हैं, तो उनकी डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करना, ये चीज डायमेंशन का पहला एप्लीकेशन है, ये इसका पहला यूज है, किसी भी इक्वेशन को चेक करना कि वो डायमेंशनली करेक्ट है क्या। और इसी में आप एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना। इसमें आप एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, एक लॉजिक सीखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसका नेक्स्ट यूज क्या है, नेक्स्ट यूज है इसका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अपन ने कितने यूनिट्स पढ़े हैं, MKS, CGS और FPS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड और सेकेंड। इसको इसमें कन्वर्ट करना या इसको इसमें कन्वर्ट करना या इधर डायरेक्टली कन्वर्ट करना या उल्टा कन्वर्जन करना, ऐसे कन्वर्जन्स इन डायमेंशन के लॉजिक को यूज करके अपन सीखेंगे। नेक्स्ट इसका यूज होता है टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। आपको बहुत सारी क्वांटिटीज दे दी, जैसे डिस्टेंस दे दिया, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, फ्रीक्वेंसी, इनमें आपस में क्या क्या इक्वेशंस, इन क्वांटिटीज में आपस में क्या क्या रिलेशंस यानी कि क्या क्या इक्वेशंस बन सकती है, वो अपन खुद सोचेंगे, यानी कि अपन इक्वेशन बनाना सीखेंगे। अभी तक तो इक्वेशन लर्न ही करी थी, अब आप इक्वेशन को बनाना भी सीखोगे, इक्वेशन बनती कैसे, ठीक है। तो डायमेंशंस के इतने सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे कि इसके यूजेस को अपन अप्लाई कैसे करें, फर्स्ट पॉइंट के बारे में सीखेंगे। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहां एक वर्ड दिख रहा है होमो। होमो वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, दोनों सिमिलर ही हैं काफी, तो सेम या फिर सिमिलर, ये इसके मीनिंग होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमो वर्ड का मतलब थिंग्स विच आर सेम और थिंग्स विच आर सिमिलर। एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कभी भी कि 2 सेकेंड्स में 3 किलोग्राम ऐड करो, अब आप सोचने बैठ जाओगे कि ये मैंने क्या पूछ लिया। या मैंने बोला आपको 4 किलोग्राम में 5 मीटर ऐड करो, चलो ये करके बताओ। नेक्स्ट मैंने आपको बोला 6 मीटर में 7 न्यूटन ऐड करो। तीसरे क्वेश्चन में तो तुम पूछोगे यार ये क्या क्वेश्चन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो सबको पता है कि यार ये कॉमन बात है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है सारे। आपको करेक्ट ऐसे करना चाहिए कि भाई आप हमसे ये पूछो 2 सेकंड में 3 सेकंड ऐड कैसे होगा, या 4 किलोग्राम में 5 किलोग्राम कैसे ऐड होगा, या इवन सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, या 6 मीटर में 7 मीटर कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम समझे कि यार इनके आंसर्स निकाले जा सकते हैं। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बड़ी बेसिक सी बात है कि यू कैन ऐड और यू कैन सब्ट्रैक्ट और यू कैन इक्वेट और कंपेयर सिमिलर टर्म्स, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही आप आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट या फिर कंपेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने आपसे ये पूछ लिया कभी कि भाई 7 न्यूटन और 8 जूल में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे यार कंपेयर कर ही नहीं जा सकता ना, ये वर्क की बात हो रही है, ये फोर्स की बात हो रही है, ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हम इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। तो भाई ये भी गलत है। इसलिए आप कभी भी इनको अलग अलग क्वांटिटीज को
इनमें से कुछ भी ऑपरेट नहीं कर सकते। आप ये कभी नहीं बोल सकते 7 न्यूटन इज इक्वल टू 7 मीटर या इट इज इक्वल टू 7 जूल। ये सब मैं गलत बातें कर रहा हूं आपसे। सही बात तो ये है, मैं ये बोल सकता हूं 6 मीटर इज लेस देन 7 मीटर। मैं ये बोल सकता हूं 6 मीटर इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ -6 मीटर। ये मैं बातें सही कर रहा हूं क्योंकि मैं इक्वल यूनिट्स को कंपेयर कर रहा हूं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस प्रिंसिपल का यूज करके, ये बड़ा बेसिक सा लॉजिक अपन जो पढ़ रहे हैं ना, इसको यूज करके अपना फर्स्ट यूज निकलता है। ठीक है, किसका? डायमेंशंस का। क्या होती है उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन फिजिकल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की आपको करेक्टनेस चेक करनी है तो आप इस प्रिंसिपल को दिमाग में रखेंगे, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। क्या होता है भाई प्रिंसिपल? प्रिंसिपल है डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म इन एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। एक गिवन फिजिकल इक्वेशन में, फिजिक्स में आप जो भी इक्वेशन लिखते हो उसमें जितनी भी टर्म्स का यूज करते हो, यानी कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करते हो, उन सबका डायमेंशंस आपस में सिमिलर होना चाहिए। तभी आप उन टर्म्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट या कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अपन अब इस लॉजिक का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन दिस गिवन इक्वेशन। कैसे करें सॉल्व? बहुत इजी है, देखना ढंग से। मैं एक काम करूंगा यहां पे, v इक्वल्स टू a प्लस बी टी। ये तो बड़ी कॉमन बात है, अपने को पता है कि v क्या है? वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम, है ना? ये बात तो अपने को पता है। अब अपन इन सबको इधर ले आते हैं। v माइनस ए माइनस बी टी इक्वल टू में आ गया 0। जैसे ही इक्वल टू में 0 आएगा, मैं यहां पे स्टार्ट कर दूंगा इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना। कैसे? मैं देखूंगा कि यहां ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो मैं यहां लिख दूंगा डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। अब जो v आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की अगर बात करें तो वो होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर अपॉन सेकेंड। मीटर का लेंथ, सेकेंड का टाइम, तो L1 और T -1। ये हुआ अपनी किसका डायमेंशन? वेलोसिटी का। सो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ A हुआ L1 T -1। आप चाहो तो आप इसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों तरीके करेक्ट होते हैं। यहां भी छोड़ सकते हो, और बेटर करना है आंसर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं किसकी? आगे डायमेंशन ऑफ बी की। ये चीज इसके साथ भी तो सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो अब अपन लॉजिक लगाएंगे। डायमेंशंस ऑफ बी टी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वी। वी का डायमेंशन तो अभी अभी निकाल लिया था, उसी को वहां यूज कर लो। बी टी का डायमेंशन क्या होगा? बी का तो पता नहीं है, टी टाइम का तो पता है भाई, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी होता है। ठीक है, और यहां डायमेंशन है एल टी -1। अब मैं क्या करूं? इस टी को नीचे ले जाता हूं, तो इसको मैं टी को नीचे ले गया तो डायमेंशन ऑफ बी निकाल रहा हूं मैं यहां। डायमेंशन ऑफ बी ये हो जाएगा एल टी -1 अपॉन टी। ये टी ऊपर चले जाएगा तो ये इसका आंसर हो गया। अब मैं इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं, which is m to the power 0, l to the power 1 and t to the power -2। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन गिवन है, इसमें 4 अननोन फिजिकल क्वांटिटीज है a b c d e, उनके डायमेंशंस निकालने। क्या करेंगे अपन? सबसे पहली चीज, इन सबको इधर ट्रांसफर कर दो या इस x को उधर ट्रांसफर कर दो, एक ही बात है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो अगर मैंने इनको ट्रांसफर करा तो x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी इक्वल टू 0, यही बनेगा। दो फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब डायमेंशन सेम होगा। तो अपन यहां लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। एक्स का डायमेंशन क्या है? एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है,
डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड। तो मीटर का डायमेंशन क्या होता है? मीटर का डायमेंशन होता है एल। तो डायमेंशन ऑफ ए की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई m0 l1 t0। अब आगे बात करें, ये दोनों भी तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये दोनों, तो क्या लिखेंगे भाई? डायमेंशन ऑफ b इंटू टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x, यही लिखेंगे। यानी कि डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t। x का जो डायमेंशन है वो होता है लेंथ और टाइम का डायमेंशन होता है t। तो डायमेंशन ऑफ b क्या निकल रहा है? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, अब ये दोनों भी तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा यहां? डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x। So dimension of c is equals to dimension of x divided by dimension of t square। ठीक है, तो x का जो डायमेंशन है वो है मीटर, मतलब इसकी यूनिट मीटर है, तो इसका डायमेंशन क्या हुआ? लेंथ। और टाइम का डायमेंशन तो t होता है, कैपिटल T, स्क्वायर लगा दो, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर क्या हुआ? m0 l की पावर 1 t की पावर -2। ये c का डायमेंशन भी आ गया भाई, a का आ गया, b का आ गया और c का आ गया। अब एक नई चीज, e का डायमेंशन पहले निकालते हैं, फिर d का निकालेंगे, है ना। तो ये दोनों जो चीजें हैं, ये चीजें e जो है वो t के साथ ऐड हो रहा है। t क्या है? टाइम। तो अपन यहां इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ e मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट या कंपेयर कब होती है? जब उनका डायमेंशन सेम होता है। तो उस हिसाब से E का डायमेंशन आ गया T, विच इज इक्वल टू m0 l0 t1। आ गया भाई ये भी आंसर। अब लास्ट अपना बच्चा है डायमेंशन ऑफ D। अब इसमें ये बताओ कि ये दोनों भी तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये टर्म इस टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो अपन लिख देंगे डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स। सही बात है ना। अच्छा, अब इसमें टी क्यूब का डायमेंशन क्या होगा? टी क्यूब का डायमेंशन होगा कैपिटल टी का क्यूब, और दोनों ऐड हो रहे हैं। मैंने बोला 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स को ऐड करो, तो आप क्या 5 सेकेंड स्क्वायर बोलोगे क्या, या आप सिर्फ 5 सेकेंड ही बोलोगे? मतलब ऐड करने के बाद डायमेंशन तो वैसा का वैसा ही रहता है, सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा, मीटर का मीटर ही रहेगा, न्यूटन का न्यूटन ही रहेगा। तो अगर टी और ई दोनों के डायमेंशन कैपिटल टी है, तो उसके एडिशन का डायमेंशन भी कैपिटल टी ही होगा। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ डी। अब इनका डायमेंशन क्या है? इनका डायमेंशन है टी क्यूब अपॉन टी, इसका टी क्यूब और इसका टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। एक्स क्या है? अपना डिस्प्लेसमेंट, जिसकी यूनिट होती है मीटर, यानी कि डायमेंशन हो गया एल। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये स्क्वायर आ गया, ये टी स्क्वायर नीचे चल जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ डी इज एल अपॉन टी स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। तो ये आ गया अपना डायमेंशन ऑफ d। इजी है क्वेश्चन, पांचों फिजिकल क्वांटिटीज के अपन ने डायमेंशंस निकाल दिए। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन दिस गिवन इक्वेशन। इसमें P है प्रेशर, T है टाइम और X है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज, A का डायमेंशन निकालना तो बहुत इजी है, क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट, ऐड कुछ भी कब होती है? जब डायमेंशन सेम होता है। तो अपन यहां लिखेंगे डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू T की पावर 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 2। एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, इस पूरी टर्म को लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा P माइनस a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स इक्वल टू 0।
यही आएगा भाई लेफ्ट में लाने से। तो अब दो इक्वेशंस सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब इन दोनों के कंप्लीट डायमेंशंस इक्वल होंगे। डायमेंशंस ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx। ठीक है, डायमेंशन बराबर है तभी तो सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब अगर बात करें P प्रेशर की, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का SI यूनिट और डिटेल में चले फॉर्मूले के, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। मास का SI यूनिट किलोग्राम्स, ठीक है, एरिया का मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का, और एरिया का मीटर स्क्वायर। ये सेकेंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, किलोग्राम मीटर है ना, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर से ये मीटर कट गया, तो इसकी यूनिट बनी m अपॉन एल और टी स्क्वायर। ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं डिराइव्ड वाली क्लास में, है ना, ये तो मैंने आपको दोबारा कराया है। ये प्रेशर की डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये प्रेशर के डायमेंशंस है। तो अब ये आपके पास LHS आ गया, m l t स्क्वायर, ये आपका LHS है। अब बात करते हैं RHS की, a माइनस टी स्क्वायर। a और t स्क्वायर टाइम का स्क्वायर, तो टाइम के स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा भाई, t स्क्वायर होगा, कॉमन बात है ना। और x का डायमेंशन क्या होगा, x का डायमेंशन, x है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा अपना लेंथ। तो बचा क्या, डायमेंशन ऑफ b, वो नहीं पता अपने को, वही तो फाइंड करना है। तो अब ये l चल जाएगा ऊपर और ये t स्क्वायर आ जाएगा नीचे, इंटरचेंज हो जाएंगे ये, तो इससे अपने पास b का डायमेंशन निकल जाएगा। तो अब करते हैं देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डायमेंशन ऑफ b को इधर ले जाएंगे, डायमेंशन ऑफ b, ये टर्म इधर चली जाएगी, ठीक है, t स्क्वायर पहले से ही है, l इंटू टी स्क्वायर एक और आ गया, अपॉन में एक l है, और ये चीज m भी नीचे आ जाएगा। तो अब मेरे अकॉर्डिंग l से ये l कट रहा है, m जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा, m की पावर -1, l तो बचा ही नहीं, तो l की पावर 0, और ये हो गया t की पावर 4। ये है अपना डायमेंशन ऑफ b। ठीक है, आ गया समझ में, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई, फाइंड करने हैं डायमेंशन ऑफ अल्फा इन दिस गिवन इक्वेशन। इसमें p और p नॉट ये क्या है अपने को नहीं पता, e ऑब्वियसली अपने को पता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 मानी जा सकती है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये। अब एक बात बताओ, आपने 2 की पावर में कोई भी डिजिट लगाया, 2 लगाया, -2 लगाया, पावर में √2 लगाया, पावर में फ्रैक्शन लगा दिया, डेसिमल लगाया, जब भी आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर है वो कांस्टेंट ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि जो बेस है सबका वो बेस कांस्टेंट है। 2 की जगह 3 होता, 4 होता, 5 होता, वो सारे कांस्टेंट्स ही तो है। सिमिलरली 2.7 यानी कि E, ये भी तो कांस्टेंट है। तो जब आप कांस्टेंट की पावर में कुछ भी लगाओगे तो आंसर कांस्टेंट ही आएगा। यानी कि अगर E कांस्टेंट है तो उसकी जो पावर है वो भी कांस्टेंट है। तो अपन यहां लिखेंगे सिंस E इज अ कांस्टेंट, since E is a constant, therefore E to the power this term is also a constant। अब अपन ने पावर लगा दी, उसके बाद भी आंसर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट का मतलब डायमेंशन लेस, ठीक है। सो देयरफॉर अगर ये कांस्टेंट है तो अपन लिखेंगे डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। जो चीज E की पावर में थी वो खुद क्या होनी चाहिए, इज डायमेंशन लेस, तभी तो आंसर कांस्टेंट आएगा। अगर मैंने कभी बोल दिया 2 की पावर में मीटर लगा दो, 2 की पावर में सेकंड लगा दो, 3 की पावर में न्यूटन लगा दो, तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसा यूनिट या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पावर में थोड़ी आती है। अगर कोई चीज पावर में आ रही है तो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए,
उसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीज पावर में आ रही है तो ये क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 L0 T0, यही तो हुआ डायमेंशन लेस। टी यानी कि टाइम, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ अल्फा हुआ m0 L0 T0 अपॉन टाइम का डायमेंशन नीचे चले गया, मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में चली गई, अब ये पावर ऊपर जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी। तो अल्फा का डायमेंशन है m0 L0 T की पावर -2। तो अपन ने बाकी चीजों को तो यूज ही नहीं किया, अपन ने तो इस पार के लॉजिक से ही अल्फा के डायमेंशन को फाइंड कर लिया। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ ए, ओमेगा और के इन दिस गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन में y है डिस्प्लेसमेंट, t है टाइम और x है डिस्टेंस। आपको डायमेंशंस फाइंड करने हैं। अब एक बात बताओ, ये क्या है, साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जो आपने मैथ्स में पढ़ा है बहुत पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे आप हमेशा क्या लिखते हो, एंगल। चाहे आप 10 डिग्री लिखो, 20 लिखो, 30 लिखो, पॉजिटिव एंगल लिखो, नेगेटिव लिखो, लेकिन लिखोगे तो एंगल ना। तो सिंस WT माइनस KX इज एन एंगल, ये एक एंगल है। अगर ये एंगल है तो इसका मतलब इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। भाई एंगल का मास होता है क्या, एंगल की लेंथ होती है, एंगल का टाइम ड्यूरेशन होता है, नहीं। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ऐसा यूनिट होता है रेडियन, क्योंकि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे अपन, WT माइनस KX इज डायमेंशन लेस। क्या है ये, डायमेंशन लेस। अब एक बात बताओ, इसमें आप दो चीजों को क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जब आप टर्म्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वल या कंपेयर करते हो तो उनके डायमेंशंस इक्वल होते हैं, तभी तो कर पाते हो, है ना। तो अगर ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस है तो इसका मतलब ये दोनों खुद अलग अलग भी डायमेंशन लेस होने चाहिए। सो देयरफॉर WT एंड KX बोथ आर ऑल्सो डायमेंशन लेस। ठीक है, इनका भी कोई भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए। इट एम्प्लाइज, क्या लिखेंगे अपन, डायमेंशन ऑफ WT इज इक्वल टू m0 L0 T0। अब यहां पे जो T है ये तो टाइम है, ये अपॉन में चले जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ W क्या हुआ, m0 L0 T0 अपॉन में T, ऐसे चल जाएगा ये। तो डायमेंशन ऑफ W हुआ m0 L0 T की पावर -1। सिमिलरली KX is also dimensionless. So dimension of KX is equals to m0 L0 T0, ये भी डायमेंशनलेस है ना। तो x क्या है, x है डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है वो नीचे चले जाएगा। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, मीटर का डायमेंशन होता है लेंथ। तो आप यहां लिखोगे m0 L0 T0 अपॉन L। तो इसका डायमेंशन का आंसर क्या आया, m0 L-1 और T0। तो अपन ने W का और K का डायमेंशन फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं किसकी, A की। अब अपन ने क्या बोला कि साइन, सिंस साइन WT माइनस KX इज डायमेंशनलेस, ये जो पूरा टर्म है ये डायमेंशनलेस है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। साइन का जो आंसर आता है किसी भी एंगल पे, साइन 30, 45, 60, 90 कुछ भी हो, वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होता है ना। साइन की वैल्यू का ना तो कोई लेंथ होगी, ना कोई टाइम ड्यूरेशन होगा, ना मास होगा, तो डायमेंशन लेस है। तो अगर ये डायमेंशन लेस है तो इसका मतलब इसको तो हटाओ, फिर ये दोनों रह गए, तो इन दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल। सो डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। अब जो y है आपका वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट
लेंथ में मेजर होती है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है L, इसलिए डायमेंशन ऑफ A क्या हो गया, M0 L1 T0। ठीक है, ये आंसर है, ये अपना आ गया A का डायमेंशन। क्लियर? तो बड़े बेसिक से लॉजिक पे अपन ने आज क्वेश्चंस को सॉल्व करा है ना। डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा है, डायमेंशन की एप्लीकेशंस, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं वो अपन ने सीखे हैं, और उसके फर्स्ट यूज के बारे में बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल अपन ने कई क्वेश्चंस सॉल्व करे। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देख लो।